नमस्कार। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाला है सिक्स्थ इंडिया अमेरिका फोरम, इंडिया यूएस फोरम, जो कि दिल्ली में होगा। इसमें इसमें जयशंकर साहब होंगे, साथ में इसमें अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी भी होंगे, लेकिन अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट भी होंगे। दोनों बोलेंगे इसमें। लेकिन ये इंडिया अमेरिका ट्रेड फोरम के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इस समय पीयूष गोयल साहब अमेरिका में बैठे। हमारा ट्रेड फोरम की भी मीटिंग चल रही है, जो कि इससे पहले 2021 में हुई थी, और उससे पहले 4 साल पहले 2021 से 4 साल पहले हुई थी। इतनी सारे इवेंट्स इकट्ठे, इंडिया और अमेरिका क्या साथ आते दिख रहे हैं? क्या मतलब करीब आते दिख रहे हैं? क्या इंडिया और अमेरिका की ये वॉर ऑफ वर्ड्स सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स है और वैसे दोनों हाथ मिला रहे हैं, या वही इंडिया और चाइना वाला रिलेशन है कि हम ट्रेड करेंगे, दोस्ती रखेंगे, भले ही एक दूसरे से लड़ाई भी करें? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ होस्ट हैं, मतलब हमारे साथ हैं कॉन्वर्सेशंस के होस्ट मुक्तदिर खान साहब। ये खुद इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक्सपर्ट हैं, पढ़ाते भी हैं, और इनको अब बहुत सारे लोग इंडिया में अच्छी तरह से जानते हैं। कमेंट्स इनके इनके जो वीडियोस होते हैं, किसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कमेंट्स अपने आप बताते हैं कि लोग इनको कितनी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज कि क्या इंडिया और अमेरिका की दोस्ती कुछ वैसी है जैसी इंडिया और चाइना की दोस्ती? सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वनक्कम। ये बहुत ही बिजी वीक है इंडिया में फॉरेन अफेयर्स के लिए। पीयूष गोयल साहब यहाँ पर हैं डीसी में, और वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन आ रहे हैं। 13-14 को यूएस फॉर इंडिया फोरम है 6, और 12-13 को ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वो भी शामिल हैं। और आपको पता है, इससे हट के चेन्नई में एक इंडो पैसिफिक पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। इनफैक्ट मैं शायद पहली बार एक्चुअली रिपोर्ट करूंगा। मेरी वहाँ पे एक दोस्त गई हुई है टू स्पीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि शी स्पीक्स टू मी अबाउट दैट इवेंट वहाँ से। तो मुझे लगता है कि जयशंकर साहब मेरे से 10 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं उनके एक्टिविटीज़ पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ। वो जितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एंथनी ब्लिंकन को चाहिए कि दिल्ली में एक अपार्टमेंट रेंट कर ले, पैसे बच जाएंगे। वो इतना फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं दिल्ली। देखिए, दिस इज एन एनुअल इवेंट। मतलब देयर इज नो डाउट कि पिछले, मैं देख रहा था थोड़ी हिस्ट्री, 1940 जब से इंडिया 47 जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से अमेरिका में एक इंट्यूटिवली रिलेशनशिप, मतलब उनको समझ में आ गया था कि इंडिया इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूएस टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। और इंडिया हमारी ही तरह की मुल्क है, इट्स ए डिवर्स मल्टी कल्चरल लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये बातें अमेरिका को बहुत जल्दी ही समझ में आ गई थी, बट अमेरिका वाज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन इन द पास्ट। इट्स लाइक सेइंग कि आप क्रिकेट प्लेयर हैं, आप मैच में आपने कोई रणजी ट्रॉफी में किसी को देख लिया, बोला अरे यार ये लड़का बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, एंड ही शुड बी कीप एन आई ऑन हिम, देखते देखते इट ग्रो अप एंड बिकम अ ग्रेट टेस्ट प्लेयर। उस तरह का रिलेशनशिप था इंडिया की तरफ। सो यूएस हैज इन्वेस्टेड इन इंडियाज डेमोक्रेसी। आप अगर आकर जाके देखें इन द पास्ट, यू विल फाइंड कि यूएस ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए, 70s में भी किए। आईआईटीज आईआईएम्स को एस्टैब्लिश करने में भी काफ़ी रोल प्ले किया है। हैदराबाद में जो हैदराबाद बिजनेस स्कूल है, आपको पता है, दैट वाज हेल्प्ड एस्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ माय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर। सो इस तरह के कई कई प्रोजेक्ट्स हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में भी थोड़ा बहुत रोल रहा है। सो नाउ फ़र्क ये आ गया है कि इंडिया इज़ रेडी नाउ। इंडिया इज़ अ मेजर प्लेयर। द वर्ल्ड की ये 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है, मिलिट्री डिफेंस बजट नंबर 3 हो गया। सो नाउ इंडिया इज़ अ बिग बॉय, and India is ready to carry its own weight and also take global responsibilities. तो इसलिए भी इंडिया की पार्टनरशिप इज वेरी सेडक्टिव कह सकते हैं आप लोगों के लिए। तो लोग और पीछे कर रहे हैं, अरे यार तो बेसिकली धन्नों के पीछे गुंडे लग गए हैं सर। सो तो बेसिकली दे आर सीकिंग हर आउट। और इट इज आल्सो दैट दैट सेम टाइम चाइना का जो राइज हुआ है, उससे अमेरिका में एक
कल्चरल चीज़ ये है कि जो पोटेंशियल चैलेंजर होता है उसको ज़रा हाइप ज़्यादा देते हैं। तो मैं पढ़ रहा था कि 1950s में भी अमेरिका ने सोवियत यूनियन की थ्रेट को इतना हाइप किया था कि अमेरिका ने आइसलैंड में जाके बेस बना लिया था टू रेजिस्ट Soviet Union in the 19 Soviet Union was nothing in the 1950s ना। हाँ, ये और बात है कि their fear was true, the Soviet Union did become a challenge 1970s 60s 80s में। तो ये चाइना को भी काफ़ी यहाँ पर हाइप देते हैं, चाइना इज गोइंग टू ओवरटेक। अगर आप पीपीपी पे देखें तो चाइना इज नाउ नियरली 4-5 बिलियन डॉलर्स बिगर देन द यूएस, एटलीस्ट 3 बिलियन डॉलर बड़ी है इकोनॉमी। उसका मतलब इसके पास पैसा है टू स्पेंड ऑन डिफेंस, और इट हैज़ पिछले 25 साल में जितना मॉडर्नाइजेशन चाइनीज़ मिलिट्री वगैरह का हुआ है, वो किसी कंट्री ने उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। तो चाइना का ये जो राइज है उसके वजह से भी इंडिया का अट्रैक्शन बढ़ गया। तो तो दीज टू रिलेशंस आर कनेक्टेड। अमेरिका और चाइना के बीच में जितना भी फर्क बढ़ेगा, इट विल फोर्स अमेरिका टू कम क्लोजर टू इंडिया। समझे, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर अमेरिका के चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, देन अमेरिका विल बी लेस ईगर टू ब्रिंग क्लोजर रिलेशंस विद इंडिया। तो ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑन द विच आप कह सकते हैं कि आइंदा 10 साल तक ये चैलेंजेस चलते रहेंगे। तो अब ये जो मीटिंग है, इसे अब ये डांस की दोनों को प्रैक्टिस हो गई है, जयशंकर को भी और ब्लिंकन को भी, राइट। बेसिकली इट्स लाइक सेइंग कि जयशंकर चाह रहा है कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और जयशंकर कहेंगे अरे नहीं भाई, तुम्हारा लैपटॉप है ना, मुझे वो चाहिए, तुम्हारे पास नया सॉफ्टवेयर है, उसकी ज़रा कॉपी मुझे बना के दे दो। तो तुम्हारे पास दावत हो रही है, कैन आई कम? सो इट इज़ लाइक दैट। So that is the kind of differences. America wants to lock in India, कैसे lock in India as an ally against China, and India is trying to avoid that without pissing off the US. ये है डिप्लोमेटिक गेम। वो चाहते हैं कि अमेरिका से जितना फायदा हो सके इंडिया को हो, लेकिन अमेरिका के जो रिस्क है वो इंडिया नहीं लेना चाहता। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, और अमेरिका भी वो समझता है और इंडिया भी समझता है। सो दिस इज लाइक अ रेगुलर डांस। अब ये नींद में भी कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। यहाँ पे एक थिंक टैंक है कॉल्ड सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, CSIS। तो आपके जो लोग जो क्लोजली वॉच करते हैं इन चीज़ों को, जियो पॉलिटिक्स, मैं उनसे कहूँगा कि वो वहाँ जाके देखें। तो वहाँ पर उन्होंने एक वॉर गेम्स किया कि अगर 2026 में चाइना अगर ताइवान पे हमला, तो उन्होंने वो पूरे डिटेल्स पीडीएफ में डालकर पब्लिक कर दिए। तो उनका कहना है कि अगर चाइना ताइवान पे फुल फ्लेजेड हमला करता है और उसके जवाब में ताइवान की मदद जापान और अमेरिका दोनों मिलके करते हैं। दे डिड नॉट इंक्लूड इंडिया इन द डिफेंस ऑफ ताइवान, दे डिड नॉट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया और यूके, जो वो ऑकस वगैरह का जो ग्रुप है, सिर्फ ताइवान, जापान और यूएस। तो 3 हफ्ते लग रहे हैं चाइना को हराने के लिए इन ऑल द वॉर गेम्स। 3 हफ्ते में दे विल डिफीट चाइना। बट सर कौन कौन से कंट्रीज आपने बोले, कौन कौन से कंट्रीज आपने बोले? ताइवान, यूएस, जापान। ताइवान, यूएस, जापान। तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, इंडिया को इंक्लूड नहीं किया उन्होंने। तो इट इज बेसिकली हाफ द क्वाड हेल्पिंग ताइवान, यानी उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं है वॉर गेम्स में। तो उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं 3 से 4 हफ्ते लगेंगे चाइना को हराने के लिए, और लेकिन हजारों मारे जाएंगे दोनों तरफ। कॉस्ट, बेसिकली उन्होंने कॉस्ट एम्फसाइज कर दिया दोनों के लिए। देखिए, हमला करना आसान है, हमला करके ज़मीन पे कब्ज़ा करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आपने देखा होगा, अमेरिका ने हमला तो कर दिया इराक पे, फलूजा को सँभालने में सालों लग गए। एक शहर को नहीं सँभाल सके इराक में, फिर तो यूक्रेन में जो हाल बना है रशिया का। सो चाइना कैन ईज़िली अटैक ताइवान, लेकिन ताइवान को विदाउट डिस्ट्रॉइंग ताइवान उस पे कब्ज़ा करके उसको इंटीग्रेट करना इज़ मतलब चाइना की बस की बात नहीं है। वो इट विल ड्रेन इट्स इकोनॉमी, और फिर उसको अगर जापान और
अमेरिका मदद करते हैं। सो व्हाट वो जो सिग्नल है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मुझे लगा कि इट इज़ अ सिग्नल टू इंडिया एज़ वेल एज़ ऑस्ट्रेलिया कि देखो, हमको उतनी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। राइट, वी कैन राइट। टेक केयर ऑफ चाइना विदाउट दैट। लेकिन जो कैजुअलिटी रेट्स आर वेरी वेरी हाई व्हिच मींस दे वुड लाइक टू शेयर द कैजुअलिटी। हमारे 20,000 मरने के बजाय ऐसा क्यों ना हो कि हमारे 5,000 मरे और आपके 15,000। तो दैट इज द की क्वेश्चन। मैं आई मीन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का कोर्ट का डिसीजन इज वेरी सिंपल डिसीजन। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू फाइट फॉर ताइवान और नॉट। अगर आपको ताइवान के लिए लड़ना है तो साइन कॉर्ड, बहुत फायदे होंगे, डिफेंस इंडिया की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, बहुत पैसे आ जाएंगे। लेकिन इंडिया के ज्वाइन करने की वजह से द यूएस में एक्चुअली पुश चाइना। देखिए पिछले 15 साल में एक बहुत ही माइनॉरिटी थॉट है अमेरिका में, जिसमें शुरू में मैं भी क्वाइट सिंपैथेटिक था वो थॉट को, कि अमेरिका को चाहिए कि अभी जंग कर ले चाइना से, बिकॉज with every passing day चाइना इज बिकमिंग relatively stronger। जो अमेरिका चाइना में गैप है वो कम हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप पहले लड़ लें अगर लड़ना ही है। लेकिन जो दूसरा जो व्यू पॉइंट था 1990 से, कि अगर चाइना को इंटरनेशनल सोसाइटी में इन्वॉल्व किया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर ले वगैरह, तो चाइना विल नॉट बी एन एडवर्सरी बट चाइना विल बिकम एन एलाई एंड ए पार्टनर। वो व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांग था until recently। So up now it's too late. I mean, the cost of a fight with China is going to be huge for both, but also for the rest of the world. इसमें कोई winners नहीं आएंगे। So that is another scenario। तो अब इंडिया यूएस का बस यही सीन चलते रहेगा कि इंडिया हैज टू डिसाइड। और इंडिया के इट्स नॉट ओनली चाइना ना, इंडिया अमेरिका को दो शिकायतें हैं। एक कि भाई आप चाइना के खिलाफ फुली कमिट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, और दूसरा ये आप रशिया के साथ कब तक आपका ये चलते रहेगा। तलाक भी हो गए लेकिन अभी भी आप उनके घर जा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो इंडिया हैज दोस टू इश्यूज, बट इंडिया इज बेनिफिटिंग। अब इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इज द यूएस। इंडिया पे सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इधर से आ रहे हैं और आएंगे। फिर यहाँ पे डायस्पोरा भी काफी एंगेज्ड है। सो इंडिया के मतलब 5 में से 3 उंगलियां तो यहीं पे है ना। सो सो देन व्हाट इज द हेजिटेशन टू मूव फॉरवर्ड। और वो क्लैरिटी तो मतलब जब भी जयशंकर मल्टीपोलर पोलर वर्ल्ड की बात कहते हैं, he clearly indicates that we don't want to be fully dependent on the US for our security, because in the past आपने हमारा साथ नहीं दिया, रशिया ने हमारा साथ दिया था। So that is the kind of discussion। और मेरे ख्याल से ये जो लॉक जैम है, इंटेलेक्चुअल लॉक जैम है, उसका हल सिर्फ उसी सूरत में होता कि दिल्ली में गवर्नमेंट बदले या डीसी में, either of the two। So a new people come, नए फॉरेन मिनिस्टर आए जिनका थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट विजन हो। फॉरेन पॉलिसी के मसलों पर डजंट मैटर हु इज इन पावर, यूजुअली इट इज द सेम। बहुत कम फर्क आता है। फॉर डोमेस्टिक पॉलिसीज में इमीडिएटली फर्क आ जाता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में उतनी तब्दीली नहीं आती। और क्योंकि इंडिया का जो मॉडल है, इट इज द ब्रिटिश मॉडल, मिनिस्ट्रीज का, ब्यूरोक्रेसीज का, तो सिर्फ एक बंदा बदलता है इंडिया में, which is the foreign minister, right? ज़्यादा से ज़्यादा the choice of foreign secretary will change, but we know the foreign secretary is always the IFS number 2, right? ये नहीं कि आपको मुझे फोन करके मुझे कह रहे मुख्तार 2 साल की चिट्ठी लेके आ जाओ, आई वांट टू मेक यू फॉरेन। ये नहीं होता। अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्लिंटन ने शुरू किया था ये, कि टॉप 5 लेवल्स चेंज हो जाते हैं रोहित साहब। ओके। टॉप 5 लेवल्स तक चेंज कर देते हैं। तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सारे डेप्यूटीज, असिस्टेंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स ऑफ प्रोग्राम्स तक बदल दे देते हैं। 5 लेवल तक मतलब आइडियोलॉजिकल चेंज आ जाता है। एंड नई गवर्नमेंट आती है तो पूरे के पूरे 5 लेवल चले जाते हैं। सो अगर इफ ए प्रेसिडेंट इज देयर फॉर 8 years, देन वो he definitely makes an ideological impact। इंडिया में क्या आता है, खाली फॉरेन मिनिस्टर बदलता है, फिर ब्यूरोक्रेट्स तो वही है ना। सो दैट इज ए स्लाइट डिफरेंस। तो चेंज यहाँ पे ज्यादा आ सकती है अगर 2024 में बाइडेन हार जाते हैं और कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है। मीनवाइल इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि द रिपब्लिकन्स आर फॉरेन पॉलिसी पे आर मोर फ्रेंडली विथ
the US with India and more hawkish on China than the Democrats. Right. So, मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज रिकमेंड करूंगा जो मैं खुद भी करता हूं आपके साथ बात करते हुए। इतना आसान नहीं होता आपकी बात को समझना, इसलिए एक मैप खोल के बैठा करें साथ में, ताकि आप स्पॉट कर सकें कि कहाँ कहाँ से अटैक हो सकता है चाइना पे, जी, अमेरिका, जापान, ताइवान, किस तरीके से अलाइनमेंट ये बनेगी। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। और साथ में अगर मैप खोलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से, मैं भी मैप खोल के बैठता हूँ, जब भी आपके साथ बात करता हूँ मेरा मैप जरूर खोला होता है, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है, मैं उसको स्पॉट करता रहता हूँ। हालांकि मुझे 20 साल हो गए इंटरनेशनल कवर करते हुए, मैं रिपोर्टर रहा हूँ इंटरनेशनल पे, और फिर भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो दैट इज ऑलवेज एन एडिशन एंड ऑलवेज वंडरफुल। सर एक चीज और, एक खबर है कि इंडिया वर्चुअली होस्ट करेगा ग्लोबल साउथ कंट्रीज को, 120 कंट्रीज को वर्चुअली होस्ट करेगा 12 और 13 जनवरी। अभी 12-13 जनवरी की जो डेट है सामने खड़ी है, जी, क्या इंडिया, इससे पहले हमने देखा है कि अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन उसने कभी भी साउथ कंट्रीज या छोटे कंट्रीज या डेवलपिंग वर्ल्ड इनकी आवाज नहीं उठाई। इंडिया उठाने जा रहा है। क्या पॉलिसी है इंडिया की कि क्या इंडिया इनका लीडर बनना चाहता है? क्या इंडिया की नजर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पे है, क्योंकि इन सब की वोट भी मायने रखेगी वहां पे? या जी। इंडिया एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मसीहा बनना चाहता है इन सब कंट्रीज का? There is a cost to becoming Masiha. हाँ? फ्री में नहीं आता वो याद रखें. राइट। Actually, I think this is a master stroke in foreign policy. इसमें ये है कि एक तो एक अगर आप इसको critically देखें, then there is no change. India is still trying to be the leader of non-aligned countries. जैसा नेहरू के ज़माने. फर्क ये है कि 70s में और 60s में इंडिया was joint leader with 4 other leaders. 5 लीडर्स थे ना नॉन अलाइन, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया. तो ये मुल्क वर पार्ट ऑफ द फिफ्थ वन मैं बोल रहा हूँ कौन सा था. तो लेकिन अब इंडिया इज bidding for the sole leadership of the global south. This is India is not saying I'm not sharing this with Indonesia, yeah, कि I am the sole leader. That is the big change. Or because India is more self-confident, India feels that it can carry the burden of speaking for 120 countries. जयशंकर साहब ने एक बहुत ही दिलचस्प बात ऐसी कैजुअली कह दी थी किसी फोरम में कि आप ये कैंप में है क्या वो कैंप में है. इसे नहीं, हमारा खुद का एक कैंप है. मैं आई एम फॉर माय कैंप. याद होगा आपको. दिस राइट। इज इट. ही इज नाउ बिल्डिंग दैट कैंप. This is India's camp, right? Africa and Latin America. But the thing is कि it is also a direct competition with China. तो जब हम बात करते हैं G77 का, which is also another way of talking about through UN of the ये word, G77 में G77 प्लस चाइना कहते हैं उस ग्रुप को. तो इंडिया comes in the G77, चाइना अंदर भी है बाहर भी है. See, that's the problem. तो इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपका जात का नहीं हूं लेकिन मैं आपकी कम्युनिटी की लीडरशिप करूंगा. दैट इज हाउ चाइना's पोजीशन इज. इंडिया इज सेइंग नहीं, वी आर द सेम. वी आर द सेम एंड आई एम ग्रोइंग एंड मेरे पास कैपेबिलिटीज है. आई वांट टू लीड यू. सो इंडिया डजंट टेक इटसेल्फ आउट ऑफ द इक्वेशन के ग्लोबल साउथ. इंडिया इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ. प्लस अगर जो G7 एंड दिस इज ऑल इन प्रेपरेशन फॉर द G77. G77 के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म ये है कि G77 इज ए क्लब ऑफ एलिट्स, टॉप 19 इकोनॉमीज इन यूरोपियन यूनियन जो एंड दे मेक ग्लोबल पॉलिसीज जिसका जिसमें फॉर एग्जांपल G20 में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें ना तो युगांडा का दखल होता है, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश का नहीं होता. These are not part of G20. लेकिन they have to obey and follow the rules made by G20. So basically it's an undemocratic global institutions and there is no voice for the global south. हालांकि global south के थोड़े countries हैं, ब्राजील वहाँ पे होता है, टर्की भी होता है, सऊदी अरब भी जाता है, but Saudi Arabia doesn't talk on behalf of the global south. तो बाली में भी दोनों जयशंकर साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ने कहा कि वी विल स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ. और यहाँ पे जब आपको याद है जब वो लोगो वगैरह निकला था G20 की कॉन्फ्रेंस का इंडिया पे, तो जब
जब एजेंडा अनाउंस किए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन दैट आल्सो ही सेड कि वन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडिया इज टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ये कॉन्फ्रेंस इज पुटिंग दैट, मतलब वॉकिंग द वॉक एंड टॉकिंग द टॉक, बोले ऐसे दोनों कर रहा है। इंडिया ने कहा कि हम आपकी आवाज ले, लेकिन आपके मुद्दे क्या है, इस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि ग्लोबल साउथ के मुद्दे क्या है, विच इंडिया विल देन टेक ऑन बिहाफ ऑफ द ग्लोबल साउथ टू द G20 समिट इन नवंबर नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वॉइस। उन्होंने छः या आठ टॉपिक्स को एडजस्ट किया है। अपेरेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू हेड 2 सेशंस, 2 सेशंस वो उसमें हेड करने वाले हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। टेररिज्म नहीं है इस एजेंडा पर। देयर इज वन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे शायद टेररिज्म का, शायद सिक्योरिटी का डिस्कशन, बट दे आर ऑल डेवलपमेंटल रिलेटेड, एक्सट्रैक्ट फोकस ऑन डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल चैलेंजेस नंबर वन। तो उन्होंने क्या किया है कि 20 कंट्रीज के ग्रुप्स बना दिए। तो जो सेशंस होंगे, दीज आर ऑल रिमोट सेशंस। ये मुफ्त की कॉन्फ्रेंस है, वैसे वैसे बजट ज़्यादा नहीं है, मतलब दे आर गोइंग टू डू इट ऑल ऑन जूम। तो बेसिकली 20 कंट्रीज को उन्होंने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के मसले पर जो सबसे ज़्यादा असर किस मुल्कों पे हो रहा है, एंड देन विच कंट्रीज आर मोस्ट केपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। सो बेसिकली दोज हु नीड हेल्प एंड दोज हु कैन हेल्प का ग्रुप बना है। हर 20 ग्रुप, 10 कंट्रीज दैट कैन हेल्प, 10 कंट्रीज दैट नीड हेल्प हेल्थ के इश्यूज पर। तो वो कंट्रीज जिनको हेल्थ में सपोर्ट चाहिए, और वो कंट्रीज जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वैसे ग्रुप्स बना दिए हैं। इट्स एक्चुअली ए गुड मॉडल। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट सेमेस्टर इस कॉन्फ्रेंस को सिमुलेट करूंगा मैं दैट वे इन माय क्लास। तो Right. these countries can then decide what are the main agenda for the global south on these issues जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसकी समरी लेकर इंडिया में या तो जयशंकर या प्राइम मिनिस्टर विल रेज इट इन द ग्लोबल टॉक। सो आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, और ये इंडिया की लीडरशिप का स्टाइल भी बता रहा है। Right. हम Right. गांव की पंचायत होती है ना, Mm. दिस इज द डिजिटल ग्लोबल वर्जन ऑफ द गांव की पंचायत। पंचायत है, मुखिया बैठेंगे, सुनेंगे आपकी बात, एंड देन दे विल रेस्पॉन्ड। इट्स अ वेरी क्या डेमोक्रेटिक। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कहीं टारगेट पे है? मतलब अब गुडविल तो बढ़ेगी ना, गुडविल तो बढ़ेंगी इन सबके साथ, गुडविल बढ़ेंगी दीज कंट्री। और गुडविल के अलावा भी इट्स लाइक दिस, लेट अस से कि आप आई डोंट नो, आप गाना है और यू आर स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश ए न्यू हॉस्पिटल टू डील विद कोविड लाइक प्रॉब्लम्स। इस फोरम में अगर आपको डायरेक्टली इंडिया से हेल्प मिल जाती है या कोई और मुल्क से मिल जाती है, बट यू विल नो कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय इंडिया। इंडिया फैसिलिटेटेड दिस, एंड आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, दे आर सफिशिएंटली स्मार्ट एनफ टू बी इन्वॉल्व इन एवरी प्रोजेक्ट जो वहां से निकलता है। राइट। एंड देन हाँ, तो 120 ओनरशिप कंट्रीज। तो होगी ना। अगर इन्वेस्टमेंट भी कम है, अगर इंडिया इज इन्वेस्टिंग ओनली 1% ऑफ द सोल्यूशन की कॉस्ट, दे शुड स्टिल बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। देखिए, हम कैपेसिटी की बात नहीं करते। जयशंकर टॉक्स अबाउट कैपेसिटी, आप गूगल करके देखें आप, ही टॉक्स अबाउट कैपेसिटी, ही अंडरस्टैंड्स के बोलना आसान है, करना मुश्किल है। और करने के लिए यू नीड बहुत चीजें चाहिए भाई। लाइक आपको जबरदस्त आइडिया आ गया, आप नॉवल लिखना चाह रहे हैं, कलम ही नहीं है, क्या करें? हाउ यू गोइंग टू राइट इट? क्या फोन पे? सो यू नीड टू हैव रिसोर्सेज टू डू दिस। सो आई हैव अ फीलिंग कि मेनी ऑफ these countries in the global south do not have the diplomatic capacity to follow through on many international things, right? सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आप कोई गरीब मुल्क को ले लें कि अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान कहता है यार हमको तो कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास मसाइल तो हैं ही, वी हैव अ प्रॉब्लम विथ आवर हेल्थ केयर सिस्टम, हमको थोड़े क्लिनिक्स बनाना चाहिए। वी नीड सम क्लिनिक्स इन द रिमोट एरियाज जहाँ पे वी कैन इंश्योर कि कोविड ना फैले, दूसरी बीमारियाँ। तो जापान के इधर उधर से यूएस कहता है ठीक है, हमको पता है प्रोग्राम, वी विल हेल्प यू ऑल्सो, एंड यहाँ पे अजरबैजान है, सऊदी अरेबिया है, उनसे थोड़े पैसे दे देते हैं। How are the राइट। Taliban going to follow through on this? One राइट। thing is, अच्छा सर, एक चीज और, that एक India चीज can और, provide. India can एक चीज और, provide management of these things. एक 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 इकोसिस्टम नहीं बनेगा क्या?
इकोसिस्टम मींस के कहीं पे 100 120 कंट्रीज का मार्केट इंडिया को मिले, हमारा हमारे गुड्स वहां फ्रीली जाएं, वहां के गुड्स हमारे पास फ्रीली आए, एक एक लार्जर मार्केट। ऑफ कोर्स ये सारे मिल करके भी इंडियन इकोनॉमी के बराबर नहीं होंगे, या होंगे तो बेयरली इंडियन इकोनॉमी के आसपास यू पहुंच नो रहे होंगे। एक्चुअली अभी अगर आप अफ्रीका को देखें, अफ्रीका इज लाइक इंडिया, हम्म, नियरली 1.3 बिलियन है पूरा कॉन्टिनेंट, हम्म, की राइट, पॉपुलेशन स्लाइटली लेस देन इंडिया, and हम्म, in GDP of the whole continent is slightly less than India. India is around 3.5 trillion. They are about $3.1 trillion dollars. So हम्म, India is bigger than Africa in हम्म, population and wealth. But चक्कर ये है कि देखिए, अगर global south के leaders see कि India is representing their interest in G20 better हम्म। than other countries, then the logic follows that India will also represent Global South better in the UN Security Council than other countries. राइट, राइट। एंड देन ये अफ्रीका में 50 के आसपास कंट्रीज हैं, 120 मोर तो हो जाएगा। इंडिया से थोड़ी बड़ी इकोनॉमी, और ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी इंडिया से थोड़ी बड़ी, मींस हो सकता है 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाए मिलके। लैटिन अमेरिका में बड़ी बड़ी इकोनॉमी है ना, ब्राजील वगैरह भी है, ब्राजील है, ब्राजील के रहे। अर्जेंटीना है, एंड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी है ना। तो लैटिन अमेरिका इज अ बिगर, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा कितना है। सो वो जो 120 कंट्रीज आ रहे हैं उसमें थोड़े ऑयल रिच कंट्रीज भी होंगे। 120 और कंट्रीज को इनवाइट किया है सऊदी भी होना चाहिए उसमें, हाँ, उसमें सऊदी भी होना चाहिए, पूरा गल्फ होना चाहिए। राइट, राइट। या दे विल गो मच अबव 5 ट्रिलियन। तो या इंडिया के पास इतना बड़ा मार्केट भी बन सकता है। 5 ट्रिलियन, ये 120 कंट्रीज में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको जरूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया है, गल्फ के ज्यादातर या कंट्री या जिनको जरूरत ही नहीं है इंडिया से पैसे की, दे आर नहीं, जस्ट कमिंग हियर एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अनदर अनदर बिग फोरम। वो एक और बड़े फोरम का पार्ट बनना चाहते हैं, वो उस एंगल देखिए, से काम करेंगे। ग्लोबल साउथ इज, इट्स लाइक सेइंग के अगर मैं आपको ईमेल भिजाता हूँ सेइंग के अगर जो जो उर्दू में गज़ल सुनने का शौकीन है, आइए और हम एक क्लब खोलते हैं, इसकी मेंबरशिप ले लें, ठीक है? और फिर हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, सेक्रेटरी को इलेक्ट करेंगे, ऑफिस किराए पे लेंगे वगैरह। हम्म, दैट बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल साउथ इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल साउथ इज, आप फेसबुक पे जाके इनवाइट कर लिए फ्रेंड्स को, सेइंग के वी आर हैविंग ए फोरम, गज़लें भी होंगी, चाय भी होंगी, समोसे भी होंगे, आ जाओ, राइट? राइट, इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ नॉट ए फर्म इंस्टीट्यूशन नहीं है अभी द वर्ड ग्लोबल साउथ का। जैसा वी आर नॉट सेइंग के दिस इज़ G77 या दिस इज़ अफ्रीकन यूनियन भी आ रहा है, यू नो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल है। उसमें कॉस्ट और ऑपरेशंस है वो किरकिरी हो जाएगी कि रूल्स क्या रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें दिमाग खराब हो जाएगा, 10 साल उसमें लग जाएंगे। इसमें इट्स वेरी सिंपल कि एजेंडा क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, हाउ मच कैन इंडिया हेल्प। इससे आपको ये भी पता चल जाता है, इफ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, कि देयर आर सम स्ट्रेंथ्स दैट इंडिया हैज व्हिच आर इवन अबव यूरोप एंड चाइना, व्हिच इज द डिजिटल स्टफ। अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है, बट अमेरिका के भी जो मैन पावर है वो सारी इंडियंस ही है। 33% ऑफ आईटी इंडस्ट्री इज इंडियंस, इंडिया की, यूएस की। सो अगर आप बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे गाना की गवर्नमेंट इज नॉट फुली, लाइक, दे हैव सम मनी बट दे आर नॉट फुली इलेक्ट्रॉनिक एंड फुली, यू नो, डिजिटाइज। अगर उनको चाहिए डिजिटाइजेशन, देन इंडिया तब उनको लेके जाए बैंगलोर में, दुकानें लगी हुई हैं लाइन से, दे कैन हेल्प देम डिजिटाइज देयर कंट्री वगैरह। सो देयर आर सम दोस एडवांटेजेस वेयर इंडिया हैज, व्हिच इंडिया कैन प्ले द लीडरशिप रोल। और इट इज ऑल्सो लर्निंग द रोप्स ना, इट इज ऑल्सो लर्निंग द रोप्स। अगर वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी ये वो बातें शुरू हो गई तो द कॉन्फ्रेंस विल नॉट गो एनीवेयर। सो फॉर एग्जांपल लोग कह रहे थे कि क्या पाकिस्तान इज इनवाइटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस या नहीं। तो मेरे कमेंट सेक्शन में लोग रह कहते हैं कि पाकिस्तान को बुलाएंगे तो फिर वो कश्मीर की बातें शुरू कर देंगे, पूरा कॉन्फ्रेंस ही ठप हो जाएगा, वेस्ट, इवन डेवलपमेंट। वो खुद अपने फ्लड्स की भी बातें नहीं करेंगे यहाँ आकर। सो सही है। सो इट इज क्वाइट पॉस, आई डोंट नो वेदर दे हैव बीन इनवाइटेड और नॉट। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, कंफर्मेशन नहीं मिली, वो 120 की लिस्ट नहीं देख सका मैं। बट आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये G20 SCO आर बोथ ए टेस्ट एंड ए टेस्ट ऑफ इंडियाज लीडरशिप।
इंडिया कैन इंडिया प्ले द रोल ऑफ लीडरशिप, और इंडिया को भी थोड़ा टेस्ट मिल रहा है ना ग्लोबल लीडरशिप का. पीपल आर गोइंग टू लुक टू इंडिया टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट. ऐसी ऐसी चीजें जो 120 कंट्री हो, साउथ हो, ऐसी चीजें मैंने तो सर सक्सेसफुल होती नहीं देखी हैं. न तो नॉन अलाइंड मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, और एक 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 गेम्स हुए थे आज से करीब 20 साल 20 साल पहले. वो थे एफ्रो एशियन गेम्स. वो एफ्रो एशियन गेम्स एक बार इंडिया में हो गए और उसके बाद कहीं हुए ही नहीं. वो ये भी सिचुएशन हमने देखी है. पता नहीं इनके पीछे ये ऐसी ऐसे इंडिया, एशिया और अफ्रीका की जो यूनिटी या दोस्ती, इसके पीछे कौन ऐसी पावर्स है जो उसको होने नहीं देना चाहती. बिकॉज दो बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, और अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेस है जिनको कोई ना कोई कंट्रोल करना चाह रहा है. और अगर ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस सक्सेसफुल हुई तो वो कंट्रोल बाहर जा सकता है. इजंट इट सर? सी द थिंग इज कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी बाकायदा एक थियरी है, इट्स कॉल्ड हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थियरी. तो ये इवेंट, इस तरह के इनिशिएटिव्स को सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड कंप्लीट बैकिंग ऑफ ए हेजिमोनिक पावर. इसलिए लीग ऑफ नेशन फेल्ड बिकॉज द यूएस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, बट द यूएन सक्सीडेड बिकॉज द यूएस पार्टिसिपेटेड. एंड मतलब आपको पता है कई सालों तक 50% ऑफ द बजट यूएस से आता था. सो यू नीड इस तरह के इनिशिएटिव जैसे अफ्रो एशियन गेम्स हो या ग्लोबल साउथ की वॉइस हो, यू नीड ए हेजिमोन टू बैक इट एंड ऑर्गेनाइज इट, राइट. तो वो इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले द रोल. बट अगर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, अगर उसको सालाना उसका बजट $3-4 बिलियन है, तो हु इज गोइंग टू स्पेंड इट, राइट. एंड इफ इंडिया स्पेंड्स इट देन यस. तो हेजिमोनिक स्टेबिलिटी में ये assumption है कि आप, the hegemon has to keep building it till it becomes independent and stabilized, then they can back off. Right. So that is the theory. अब वो तो basically India, if India wants this forum to become very important, the next step is obviously to have a physical forum. Yeah. तो और ये एक सारी चीजें, तो कौन सा इवन क्वाड पहले तो सुनामी वार्निंग्स के लिए था ना, नाउ इट हैज कम टू डिफेंस कोऑपरेशन. थिंग इज कि ग्लोबल साउथ में ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो 120 कंट्रीज को होस्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली? दैट इज द क्वेश्चन. नॉट ऑर्गेनाइज. इस क्वेश्चन का जवाब सर टाइम ही दे पाएगा. टाइम ही देगा, बिल्कुल. थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस. और उम्मीद है डिस्कशन बड़ा अच्छा था और बहुत प्यारा डिस्कशन था. मैं मैं खुद ऐसे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करके ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं ऐसे डिस्कशंस में आ रहा हूँ. सर थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर. थैंक यू सर.